रहना है इस चैप्टर में लिक्विड। तो अगर हम लिक्विड की सॉल्बिलिटी दूसरे लिक्विड में देखते हैं तो इसके लिए हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है। इस चैप्टर में काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है। और अगर हम सॉलिड की सॉल्बिलिटी लिक्विड में देखते हैं तो इसके लिए भी हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, लेकिन इसकी सॉल्बिलिटी हम लोगों ने 11th में डिस्कस की थी। थोड़ा अभी भी हम इसमें बात करेंगे। और सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए मतलब इसमें बात होती है, बट इसके लिए हेनरी लॉ ने जो अपने थॉट्स दिए हैं उसको हम लोग हेनरी इक्वेशन या हेनरी लॉ से पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हमें हेनरीज लॉ पढ़ना होता है फॉर गैस इन लिक्विड। तो इसीलिए हम हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर ली, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, उससे क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती हैं वो भी सब हमने बात कर ली। लिक्विड अगर दोनों वोलेटाइल हैं तो राउल्ट्स लॉ क्या होता है वो भी बात कर ली। अब एथेनॉल की सॉल्बिलिटी वाटर में क्यों होती है, इसका क्या रीजन दोगे? मतलब इन लिक्विड की रीजन जनरली आपको पता होते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो मुझे तो थोड़ा सही रहेगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एथेनॉल वाटर में सॉल्बिल है, अगर हम सॉल्बिलिटी की बात कर रहे हैं लिक्विड और लिक्विड की, चलो तो बताओ एथेनॉल वाटर में सॉल्बिल है, इसका क्या रीजन दोगे? बताओ, एथेनॉल सॉल्युबल इन वाटर, क्या रीजन होगा इसका? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाँ बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही आंसर है, बट आप इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों नहीं बोल रहे हो? एथेनॉल में OH है और वाटर में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो जाएगी। तो एथेनॉल एक लिक्विड है और ये वाटर के साथ क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो एथेनॉल सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट से इंटरेक्ट होता है, उसका इंटरेक्शन है स्ट्रॉन्ग, तो बताओ उसकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। यस, इंक्रीज। चलो मैं लिक्विड और लिक्विड की बात करता हूँ, अभी हेनरी लॉ में वापस आता हूँ, क्योंकि सॉल्बिलिटी का पहले 1-2 पेज एनसीईआरटी में यही सब बातें लिखी हुई हैं, और अगर ये नहीं अच्छे से पता रहेगा तो कैसे काम चलेगा। तो चलो, एथेनॉल की सॉल्बिलिटी वाटर में क्यों है? क्योंकि ये वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। मुझे बताओ, ये कंपाउंड ईथर है, इसकी सॉल्बिलिटी वाटर में होगी कि नहीं होगी? यस सर। क्यों होगी? टेल मी। ये ईथर मॉलिक्यूल वाटर में क्यों सॉल्युबल होगा? फिर से इतना नहीं बता पा रहे हो आप लोग? आप पहले वाटर के साथ सॉल्बिलिटी में सबसे पहली चीज़ क्या चेक की जाती है कि वाटर से वो हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता है नहीं कर सकता है। तो ये मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा नहीं करेगा? करेगा सर। हाँ, तो ये वाटर में सॉल्युबल है। चिराग, ये मॉलिक्यूल वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है नहीं कर सकता है? कर सकता है सर। हाँ, तो आप लोग फिर आंसर क्यों नहीं करते हो? CH3O प्लीज़ कॉपी में इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड करके दिखा देना। सॉल्बिलिटी वाले टॉपिक में इसको अलग से सॉल्बिलिटी को टॉपिक बना करके, सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्बिलिटी में अगर लिक्विड सॉल्वेंट लिक्विड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करता है तो वो सॉल्वेंट होता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड तभी हो पाएगा जब वो सॉल्वेंट लिक्विड वाटर हो। तो ये भी वाटर में सॉल्युबल है बिकॉज इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अब मैं एल्डिहाइड की बात करूँ, मैं सभी फंक्शनल ग्रुप लेके चल रहा हूँ। एल्डिहाइड की बात करूँ, ये आपका एल्डिहाइड है। बताओ, एल्डिहाइड वाटर में सॉल्युबल है? ये हो सकता है सॉल्युबल? यस सर। ये भी वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। ये भी वाटर में सॉल्युबल है। तो जो कंपाउंड
वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। बट अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि क्वेश्चन है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सभी अल्कोहल हैं, C4H9OH। अब ये चारों कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये चारों कंपाउंड वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। बताओ सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी वाटर में? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट। हाँ, तो ये सारे लिक्विड हैं, बट इसकी सॉल्युबिलिटी ये होगी। तो यहाँ पर लैंग्वेज क्या बनेगी? हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? सर क्योंकि CH3 पार्ट है और G2H5 पार्ट है, हाइड्रोफोबिक है, और जो जितना ज्यादा लार्ज जन होगी वो ज्यादा रिपेल करेगा। बिल्कुल सही। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए यहाँ पर लैंग्वेज ये बनती है एज दी हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीजेस, या ऐसे कह सकते हैं, और साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, solubility of a given liquid in water decreases। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पता है कि जो एल्कोहल, जैसे कि ये एल्कोहल है बच्चों, C7H15OH, इनमें OH होने के बावजूद ये वाटर में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। मतलब अगर 100% बोला जाए तो 1-2 मॉलिक्यूल हो सकता है कि मिक्स हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया तो वो उसका जो बड़ा पार्ट है वो वाटर को रिपेल कर रहा है, इसलिए सॉल्युबल नहीं हो पाता वाटर में। तो इसलिए ध्यान रखना प्लीज़ कि एज द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट और साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस, तो इवन दो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तभी वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में सॉल्युबल तब होता है जब उससे इंटरेक्ट करे। दूसरा लिक्विड अगर वाटर है तो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। ठीक है, तो लिक्विड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी का एक क्राइटेरिया तो ये हुआ। दूसरा क्राइटेरिया ये हुआ कि मैं आपसे पूछूं क्या बेंजीन टॉलुइन में सॉल्युबल है? इसका क्या जवाब दोगे? क्या बेंजीन टॉलुइन में सॉल्युबल है? आर्यन, इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने? आर्यन, चलो इसका आंसर बताओ आप लोग। सॉल्युबल। हाँ, क्यों सॉल्युबल है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक दोनों हाँ, नॉन पोलर। ये दोनों मॉलिक्यूल पोलर हैं कि नॉन पोलर हैं? नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक से ये दोनों भी वो आपस में क्या है? सॉल्युबल है। अब इसे मैं बोलूँ कि C2H5 और एसीटोन ये ले लिया और मैं पूछूं क्या ये कंपाउंड सॉल्युबल है? यू विल से सॉल्युबल है, यस। भले ये देखो, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड तो कर सकता है, लेकिन इनके पास हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो, जनरली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होता है। क्यों? क्योंकि सिमिलर पार्ट आपस में अट्रैक्ट होते हैं। दोनों में हाइड्रोफोबिक पार्ट है, दे अट्रैक्ट विद ईच अदर, इसलिए। ठीक है, तो इसे एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा है सॉल्युबिलिटी पर ही एनसीईआरटी में सीखने के लिए। आपको बताना है
among the following compounds which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water. और कंपाउंड है आपका फिनॉल, सेकेंड है टोलुइन, थर्ड फॉर्मिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्लोरोफॉर्म and next is पेंटेनॉल। ठीक है, आपको जल्दी से बताना है कि वाटर में कौन सॉल्युबल नहीं है, कौन पार्शली सॉल्युबल है और कौन हाईली सॉल्युबल है। जल्दी से चेक करो। एक एक चेक करो जल्दी से आप लोग। आपकी वीडियो ऑफ हो गई। एक सेकेंड। सर आपकी वीडियो हो गई। हाँ हाँ, एक सेकेंड में एक्चुअली अभी दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ चलो जल्दी करो। चलो मैं एक एक करके पूछता हूँ, नहीं आप टाइम लगाओगे। फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? फिनॉल का फॉर्मूला बताओ। बेंजीन के ऊपर OH। हाँ, तो फिनॉल है और इसमें हाइड्रोफोबिक टेल बड़ी है, तो इसके पास वाटर को जो पार्ट रिपेल कर रहा है वो काफ़ी बड़ा है। तो ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होते हैं, ये वाटर रिपेल करते हैं। तो ड्यू टू लार्ज हाइड्रोफोबिक टेल ये कंपाउंड वाटर में पार्शली सॉल्युबल होता है। अब पार्शली क्यों है? क्योंकि ये OH प्रेजेंट है तो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, बट मैक्सिमम पार्ट जो होता है ये वाटर को रिपेल करता है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? पार्शली सॉल्युबल। पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। चलो सेकेंड पार्ट, टोलुइन इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है टोलुइन में जो वाटर से अट्रैक्ट हो। सभी बच्चों को टोलुइन का फॉर्मूला पता होगा। बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? CH3। फॉर्मिक एसिड सॉल्युबल, क्रॉस का मतलब इनसॉल्युबल है। हाईली सॉल्युबल। हाँ, फॉर्मिक एसिड हाईली सॉल्युबल है क्योंकि ये छोटा मॉलिक्यूल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर के साथ। वाटर में आयोनाइज हो रहा है तो ये तो एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। इसके बाद इथाइलिन ग्लाइकॉल, पार्शियली सॉल्युबल। पार्शली सॉल्युबल कैसे हुआ पहले बताओ मुझे, इसका फॉर्मूला क्या होता है?
इथाइलिन ग्लाइक CH2OH CH2OH। हाँ CH2OH CH2OH। देखो एक कार्बन पे एक OH और दूसरे कार्बन पे दूसरा OH। तो अगर मान लो इसी कंपाउंड में मैं हर कार्बन पे OH लगा दूं, अगर इसी कंपाउंड में मैं हर कार्बन पे OH लगा दूं तो सॉल्बिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये बताइए मुझे पहले। इंक्रीज। इंक्रीज हो जाएगी। तो अब ये देखो इसमें दो ही तो कार्बन है। अच्छा बताओ मुझे, एथेनॉल जो अल्कोहल होता है ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं? कंप्लीटली है सॉल्युबल। दो कार्बन है केवल, हाइड्रोफोबिक टेल ज़्यादा नहीं है। इसमें भी दो कार्बन है लेकिन ऊपर दोनों कार्बन में अलग अलग OH है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, तो ये भी आपका हाईली सॉल्युबल में आएगा। अच्छा ग्लूकोज, ग्लूकोज तो खैर सॉलिड है, बताइए ग्लूकोज वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं सॉल्युबल है? ग्लूकोज इन जनरल आपने मिला के देखा है, सॉल्युबल है कि सॉल्युबल है? सॉल्युबल है। और ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं? 6। फिर भी ये सॉल्युबल क्यों है? हर एक के ऊपर OH होता है। हाँ देखो, तो ये आपका P का मतलब पार्शली, आयन का मतलब इनसॉल्युबल, H का मतलब हाईली सॉल्युबल, और अभी मैंने जो इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है। अच्छा इथाइलिन ग्लाइकॉल में कुछ बातें मैंने और बताई थी, याद है किसी को क्या बताया था इसके बारे में? एक ऐसा कंपाउंड होता है, जब मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताई थी तो वेरी गुड एंटी फ्रीज, यस वेरी गुड एंटी फ्रीज होता है। हेमंत आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेमंत आपने इतना लेट क्यों ज्वाइन किया? हेमंत चलो, ये वेरी गुड एंटी फ्रीज होता है और ये कोल्ड कंट्रीज में वाटर के साथ रेडिएटर में यूज होता है टू ड्राइव द कार, क्योंकि ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसका IPC नेम होगा इथेन 1,2 डाइऑल। आप लोगों को बच्चों पता नहीं होगा ग्लूकोज, मैंने कहा ग्लूकोज तो खैर सॉलिड है बट इसकी सॉल्बिलिटी क्यों होती है? शुगर में तो 12 कार्बन होते हैं तब भी सॉल्बिल क्यों होती है? ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है, देखो ध्यान से, साइक्लिक भी होता है ओपन भी होता है इसका स्ट्रक्चर। तो ये इसका स्ट्रक्चर है OH H, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH2OH है, ये H है, OH H OH H एंड OH H। ये बच्चों इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। तो आप देख रहे हो कि हर कार्बन पे OH है, ये देखो हर कार्बन पे OH है। तो ये थोड़ा सा इसे पानी में डालते हो, थोड़ा सा शेक करना पड़ता है क्योंकि सॉलिड है, उसके बाद जाकर ये अपने आप सॉल्बिल हो जाता है धीरे धीरे कर करके। अब धीरे धीरे क्योंकि कार्बन भी ज़्यादा है लेकिन सॉल्बिल फाइनली हो जाता है बिकॉज वाटर से इंटरेक्ट करने वाले ग्रुप भी बहुत ज़्यादा है। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक ओपन दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्बिलिटी के लिए आपको देखो सभी कंपाउंड में सॉल्बिलिटी आनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर वाटर में सॉल्बिलिटी चेक करोगे तो फिर जो है वाटर के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहे हैं इसको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलो नेक्स्ट कंपाउंड बताओ क्लोरोफॉर्म के बारे में। इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल। पार्शियल। और बताओ क्लोरोफॉर्म में क्या हो सकता है? हाँ क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म को पार्शली सॉल्युबल कह सकते हो बट क्लोरोफॉर्म टॉलुइन बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। टॉलुइन की रिस्पेक्ट में क्लोरोफॉर्म थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल है क्योंकि इसमें पोलर ग्रुप है और इसका लिटिल बिट ये पोरा होता है, लिटिल बिट। तो इसकी तो कहीं कहीं आपको बुक में ये लिखा मिल जाएगा कि ये इनसॉल्युबल है। देखो लिटिल बिट पोलर मैं क्यों बोलता हूँ पहले मुझे बताओ, एक बात बताना मुझे। CH3Cl CH2Cl2 ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। CHCl3 और CCl4 बताओ इन चारों कंपाउंड में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बच्चों, इन चारों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा पोलर कौन है? चारों लिक्विड है ये,
सबसे ज़्यादा पोलर कौन है? फर्स्ट। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर नोट कर रहे हो सर? और किसी का आंसर बताओ। फर्स्ट। अमन, कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा पोलर है? सेकेंड। भूमिका? भूमिका, भावना? फर्स्ट। फर्स्ट। चिराग, गुनगुन, हर्ष, करण, कुमार, आर्यन, सबसे ज़्यादा कौन सा पोलर है बेटा इसमें? सेकंड। अच्छा, चलो तो स्ट्रक्चर बना के देखना चाहिए था आप लोगों को। इसके बाद पेंटेनॉल है ना, देखो CH3Cl आप बना के देखते तो आंसर आता। CH3Cl ऐसे बनाओ कि टेट्राहेड्रल होता है ना, sp3। इसके डाइपोल वेक्टर को कैंसिल करने वाला कोई है क्या? नहीं है ना, क्योंकि कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं CH2Cl2 बनाता हूँ तो एक Cl यहाँ लगा दिया, H और यहाँ पे Cl, ये इसका डाइपोल वेक्टर है, ये इसका डाइपोल वेक्टर है। क्या यहाँ पे कैंसिलेशन बढ़ गया है क्या थोड़ा? यस सर। यस। हाँ, तो फिर सबसे ज़्यादा, तो फिर फर्स्ट वाला पोलर हुआ ना अमन। अमन, आपको वॉइस आ रही मेरी? हाँ, और अगर आप 3Cl बढ़ा दोगे इस तरीके से 3Cl, तो फिर इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो फिर से देखो, एक बार इन दोनों का रिजल्टेंट आया, फिर जो रिजल्टेंट आया वो फिर इनसे कैंसिल हुआ, और ये मॉलिक्यूल क्या होता है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर से पहले ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा पोलर है, ये उससे ज़्यादा पोलर है, ये सबसे ज़्यादा पोलर है। तो इसका मतलब क्या? अच्छा बताओ, CCl4 की वाटर में सॉल्बिलिटी क्या है? CCl4 वाटर में सॉल्बिल होगा या इनसॉल्बिल होगा? इनसॉल्युबल होगा, यस। इसका मतलब क्या है कि अगर CCl4 को वाटर में मिलाओगे तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे लेयर में रहेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर लेयर में रहेगा। ये मतलब होता है कि जब दो लिक्विड मिलकर के दो लेयर इस तरह बना ले तो इसका मतलब है कि वो मिक्स नहीं हो रहा है, इनसॉल्युबल है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जस्ट बिल्कुल CCl4 के पास है पोलर नेचर में, तो इसकी सॉल्बिलिटी भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। मतलब कि ये 100 में 0.1% मान सकते हो कि हाँ वाटर में सॉल्बिल है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इमिसिबल अगर किस, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी बुक में ये लिख दिया हो कि भाई ये इमिसिबल है तो इसमें परेशान मत होना, इसलिए लिख देते क्योंकि बहुत ही कम इसकी सॉल्बिलिटी है। ठीक है ना, एक ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो गया कि इसमें ज़्यादा पोलर कौन है और डाइपोल मोमेंट ज़्यादा किसका है। कुछ बोल रहा था कोई? सर CH3Cl में क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो बहुत रेयरली कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो करता है। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब करता, क्लोरीन केवल वाटर के साथ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, केवल इंट्रा। जैसे कि इस तरह मॉलिक्यूल हो जाए जिसमें क्लोरीन उसके ज़्यादा पास हो जाए, जैसे मान लो ये Cl है और यहाँ पे COOH है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके बिल्कुल पास हो जाता है, तब ये इंट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्लोरीन वाटर के साथ जनरली इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है जब वो क्लोज डिस्टेंस में बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, तब। अदरवाइज क्लोरीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा फेमस नहीं है, रेयर ही है। अच्छा, पेंटेनॉल का आंसर क्या आएगा? पेंटेनॉल हाँ, पेंटेनॉल जो है वो पार्शली सॉल्वेंट इन वाटर है, पेंटेनॉल। ठीक है, ये देखो हमने लिक्विड और लिक्विड की सॉल्बिलिटी की बात कर ली। अब एक पॉइंट और सीखते पहले, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्बिलिटी। बहुत ही जनरल सी बात है और ये हम पहले भी कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन सॉल्बिलिटी,
ठीक है, बताइए सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैसे इसको एक्सप्लेन करोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बताइए। बताना। इस तरह फिर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा। अमन, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ती है? आप लोग एक्सप्लेन नहीं करते कुछ भी। चलो हमेशा तो नहीं बढ़ती सर। हाँ, देखो अब टेम्परेचर का इफेक्ट सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में और गैस की सॉल्युबिलिटी में, तीनों में एक चीज कॉमन है देखने के लिए। अगर अगर जो डिसोल्यूशन है या सॉल्युबिलिटी जो है डिसोल्यूशन डिसोल्यूशन मतलब कि जब आप डिसॉल्व कर रहे हो तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो अगर एंडोथर्मिक है, मतलब सोल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद अगर एनर्जी रिलीज हो रही, सॉरी एब्जॉर्ब हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब करके सॉल्वेंटी हो रही है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब क्या होता है बच्चों? एंडोथर्मिक, है ना। तो अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस हैज डेल्टा एच पॉजिटिव देन टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है हैज डेल्टा एच नेगेटिव, यानी कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो अपने आप सॉल्युबल हो रहा है, ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे देन सॉल्युबिलिटी जो होती है वो सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। एक ये कॉमन सी बात आपको हमेशा पता होना चाहिए कि अगर डिसॉल्व करने के बाद हीट रिलीज हो रही है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, और अगर हीट एब्जॉर्ब होने के बाद डिसॉल्व हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बढ़ रही है। ये कॉमन सी बात है, ये आपने किससे पढ़ा? ली चैटलियन प्रिंसिपल से। जैसे कि चलो मैं गैस की सॉल्युबिलिटी बात करूं, गैस की सॉल्युबिलिटी इन ए लिक्विड, इसकी अगर मैं बात करूं, देखो जैसे ऐसे लिखोगे लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस गैस चेंज इनटू क्या बन जाएगा? लिक्विड गैस, है ना। अब जनरली लिक्विड और गैस की बात की जाए तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो रिएक्शन है, ये इंटरेक्शन जो है टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड गैस का इंटरेक्शन वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? केवल लिक्विड गैस की बात कर रहा हूं मैं। बताओ। वीक। तो जनरली गैस इन लिक्विड में अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस के पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस से इस्केप करते हैं और उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन वो मेनली डिपेंड करता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं। बट मैं कह रहा हूँ कि जब गैस की लिक्विड सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में
टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, रिएक्शन गैस का लिक्विड से इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक बात याद आ जाए, जब मैंने सॉलिड और लिक्विड की बात की थी थर्मोडायनामिक्स में, तो जो इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन है वो लिखा था, ये लिखा था, अगर ध्यान आए तो बताना मुझे। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये बात किसी को याद है? एक बार नो ये बोल देना कि अगर आपको याद नहीं, कि इंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन होता है जब हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में करते हैं, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इन थर्मोडायनामिक्स, जिसमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाता है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्या ये याद है क्या आप लोगों को? अमन, आर्यन, वैशाली, आकांक्षा, अंकिता, भावना, याद है किसी को ये? भूमिका याद है? यस या नो बोलो। भूमिका याद है? इशिता याद है बेटा? ये कुछ ऐसा हमने पढ़ा था। यस सर, ये तो फॉर्मूला तो याद है। अच्छा देखो, ये चीज मैंने बताई थी, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, बिकॉज गैस के पार्टिकल सरफेस को स्केप करके एटमॉस्फेयर पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड की बात करूं, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड की बात करूं, गैस की सॉल्युबिलिटी पे भी वापस आएंगे क्योंकि हेनरी लॉ करना है। तो देखो याद करो, मैं वापस याद दिला रहा हूँ। कोई सॉलिड मान लो ए बी सॉलिड है, इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में करते हैं, चलो ठीक है, ए बी सॉलिड है और इसकी सॉल्युबिलिटी करना है वाटर में, तो कैसे करते हैं? पहले इस ए बी सॉलिड को, अच्छा वाटर में जाएगा तो फाइनली बनेगा क्या है? ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, ये बनेगा। जब ये वाटर में जाएगा तो ये बनेगा ए प्लस एक्वस बी माइनस एक्वस। अब कैसे बनेगा देखो, ए बी सॉलिड पहले ए गैस प्लस बी गैस में टूटता है, सॉरी ए प्लस गैस और बी माइनस गैस में टूटता है ए बी सॉलिड। जब वो वाटर में जाता है तो पहले वो ए प्लस और बी माइनस टूटता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? सब्लिमेशन। नहीं, सब्लिमेशन तो सॉलिड से गैस होता है, सॉलिड से गैस होता है लेकिन उसमें आयंस नहीं बनते हैं। CO2 सॉलिड से CO2 गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये मुझे बताओ, ये डेफिनेशन किसकी है? व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू इट्स गैसियस आयंस, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। बताइए कौन सा प्रोसेस है? लैटिस एंथैल्पी। यस, तो इसे बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। आपने पढ़ा था NaCl के लिए, जब NaCl सॉलिड Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में टूट जाता है तो इसमें जो हीट देनी पड़ती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ लैटिस। और फिर A प्लस गैस और B माइनस गैस पानी से अट्रैक्ट होते हैं। कैसे अट्रैक्ट होते हैं पानी से? A प्लस के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए डाइपोल इकट्ठा हो जाते हैं। ये A प्लस है, ठीक है, A डेल्टा माइनस, और B माइनस के चारों तरफ वाटर के जो पोल है वो पॉजिटिव पोल जाके अट्रैक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है जब केटाइन या एनायन वाटर से अट्रैक्ट होता है? तो हाइड्रेशन। इसे बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ HY है ना, डेल्टा HYD या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इस पूरे प्रोसेस नाम है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द सम ऑफ, इन केस ऑफ सॉलिड द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन
मतलब ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं सॉलिड की सॉल्बिलिटी इन लिक्विड में। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या होगी यहाँ पर, हेस लॉ से ये रिएक्शन एक एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है या इसी को मैं 2 स्टेप में कराऊं, तो इंथैल्पी का सम बराबर होता है। तो इसको लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब मुझे बताओ कि अगर लैटिस, देखो इसमें ये प्रोसेस क्या, बताओ इस प्रोसेस में आपको हीट देनी पड़ी है, एब्जॉर्ब हीट देनी पड़ी है, रिलीज हुई है इंथैल्पी ऑफ लैटिस में। मतलब ए बी सॉलिड जब आयनों में टूटा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, रिलीज हुई है। बोलो, इंथैल्पी ऑफ लैटिस पॉजिटिव है नेगेटिव है? आयनों में टूट रहे हैं तो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और ये प्रोसेस कैसा है, जब आयंस वाटर से अट्रैक्ट करके ये बना रहे हैं A प्लस इक्वल्स B माइनस इक्वल्स, ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। तो अब देखो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, अब अगर लैटिस इंथैल्पी हाइड्रेशन इंथैल्पी से ज़्यादा है तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, यानी कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक। तो फिर सॉल्ट की सॉल्बिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। ये बात बताना चाह रहा मैं आपको इतनी देर से, सुनो ध्यान से। अगर सॉलिड को ब्रेक करने के लिए लैटिस इंथैल्पी हाइड्रेशन इंथैल्पी से ज़्यादा है तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन यानी कि डिसोल्यूशन प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक, और ऐसे केस में सॉल्बिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। तो मेरा कहने मतलब यह है कि सॉलिड की सॉल्बिलिटी बिल्कुल अलग तरीके से करनी है। अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, सॉल्बिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि मैंने कहा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस की सॉल्बिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। अब अगर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ लैटिस से ज़्यादा है तो डेल्टा एच क्या आएगा सॉल्यूशन का, फिर नेगेटिव। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन, अगर डेल्टा एच सॉल्यूशन नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज होगी। तो मतलब थ्योरेटिकली आपको इतनी बात बताना आना चाहिए, थ्योरेटिकली करेक्ट। तो ये सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। अब हर सॉलिड के डिजॉल्व होने का एक अलग तरीका है। प्रदीप अगर पढ़ोगे तो उसमें दे रखा है Na2CO3 डॉट NH2 कैसे डिजॉल्व होता है, NaCl कैसे डिजॉल्व होता है। तो वो सब हम अलग अलग पढ़ के कुछ भी अपनी नॉलेज इकट्ठा करते हैं, लेकिन कंसेप्ट ये है बस कि इंथैल्पी जो सॉलिड केस में जो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो इंथैल्पी ऑफ लैटिस और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का सम होता है। अब अगर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, और निगेटिव आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्बिलिटी घटेगी। बस ये आपको सॉल्बिलिटी में इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए। नाउ अगेन हम आते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हेनरी लॉ पे आते हैं। इसको मैंने शुरू में पढ़ाना था। तो solubility of gas in a liquid by Henry, ठीक है। तो हेनरी ने क्या बताया था कि the solubility of a gas, इन्होंने टेम्परेचर के बाद जब प्रेशर की बात आई कि प्रेशर में सॉल्बिलिटी का, प्रेशर का सॉल्बिलिटी में क्या इफेक्ट होता है, तब हम हेनरी लॉ पढ़ने लगते हैं। तो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बेटा म्यूट कर लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सतीश म्यूट कर लो आप, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर
ऑफ द गैस। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसको मैंने बताया था कि ये आपका लिक्विड है और इसमें मान लो O2 गैस की सॉल्बिलिटी की बात हो रही है, ये O2 गैस के पार्टिकल्स हैं। दूसरी तरफ ये भी लिक्विड है, यहाँ पर भी O2 गैस के पार्टिकल्स हैं। और अगर यहाँ पर प्रेशर 2 atm है और यहाँ पर प्रेशर 1 atm है, गैस है तो प्रेशर होगा। तो अगर 2 atm पर गैस के को कंप्रेस करोगे डिजॉल्व करने के लिए तो ज़्यादा गैस डिजॉल्व होगी, अगर 1 atm पे कंप्रेस करोगे तो कम गैस डिजॉल्व होगी। तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। और एक बात और सुनो, अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल भी तो ज़्यादा होंगे, तो अगर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि लेट P इज द प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व। तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो डिजॉल्व हो रही है वो बढ़ेगा, तो P प्रोपोर्शनल टू X। तो यह आ जाएगा P इक्वल टू KH इंटू X। किसी बच्चे को ये लगता हो कि सर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ X प्रोपोर्शनल टू P तो एक ही बात है, तो प्रोपोर्शनल रहेंगे तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा KP, और यहाँ पे K क्या हो जाएगा हेनरी कांस्टेंट। तो ये भी इक्वेशन होती है, लेकिन ये इक्वेशन को हम अपने 12th के सिलेबस में यूज नहीं करते हैं। 12th के सिलेबस में हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं हेनरी लॉ में, ये वाली इक्वेशन। इसलिए कन्फ्यूज मत होना कि ये इक्वेशन नहीं हो सकती, बट हमें यही वाली यूज करना है, इसलिए मैं इसको P प्रोपोर्शनल टू X गैस करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया P इक्वल टू KH इंटू X। और इस इक्वेशन से आपको ये पता है कि KH जो होता है वो मोल फ्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, KH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यस ना। तो अगर KH बढ़ता है, अगर सेम टेम्परेचर पे KH बढ़ता है तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी घटेगी? कम होगी। कम होगी, तो सॉल्बिलिटी विल डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है कि अगर मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो मतलब कि KH अगर ज़्यादा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो है अगर 4 गैसेस के मोल फ्रैक्शन दिए हों तो जिस गैस 4 गैस का हेनरी कांस्टेंट गिवन हो, अगर 4 गैसेस के हेनरी कांस्टेंट गिवन है तो जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट कम होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर मैं प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस में प्लॉट करूं तो हमारा ये ग्राफ आएगा बच्चों। इसका जो स्लोप होगा वो हेनरी कांस्टेंट होगा, है ना। इसका स्लोप जो है वो हेनरी कांस्टेंट होगा। ये प्रेशर है, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व। चलो, मैंने और कुछ बताया था कि जो हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है, ये मैंने क्या बताई थी। हेनरी लॉ की लिमिटेशंस क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ? तो बता सकता है क्या बताया था मैंने? किसी को याद नहीं है? Pressure should not be very high. हाँ, तो पहला पॉइंट ये बताया था मैंने, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज कि जो गैस है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड। गैस को लिक्विड से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि NH3 है, SO3 गैस है ना, अगर इनको वाटर में डिजोल्व करें तो ये NH4OH बना लेता है,
इसको वाटर में डिजोल्व करें तो ये H2SO3 बना लेगा और फिर आयनाइज हो जाएगा। तो ऐसी गैसेस के लिए जो सॉल्वेंट से रिएक्शन कर जाती हैं उनके लिए हेनरी लॉ वैलिड नहीं है। पहली बात तो हेनरी लॉ किसके लिए वैलिड होता है? इसे O2 गैस की सॉल्बिलिटी, हीलियम गैस की सॉल्बिलिटी, N2 गैस की सॉल्बिलिटी एक्सेट्रा, है ना, इनकी सॉल्बिलिटी इन सॉल्वेंट लाइक वाटर, है ना। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि प्रेशर बढ़ाने सॉल्बिलिटी बढ़ती है, पर प्रेशर जो होता है इज नॉट टू हाई, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जिस इंस्ट्रूमेंट में या जिस बीकर में आपने लिया है वो ब्रेक हो सकता है। तो प्रेशर बहुत ही हाई मत कर देना सॉल्बिलिटी के लिए। और आपने ये देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्बिलिटी जनरली डिक्रीज होती है, तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए ना, अदरवाइज फ्रीजिंग हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है ज़्यादा। तो टेम्परेचर इज़ नॉट टू लो, टेम्परेचर बहुत ही लो भी नहीं होना चाहिए कि सॉल्बिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बहुत ही लो कर दो। और द फोर्थ पॉइंट ये है, द गैस पार्टिकल should not undergo dissociation or association in the solvent। ठीक है, गैस पार्टिकल सॉल्वेंट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना करे।